हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज जो है हमारा इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम प्रीवियस रिकैप देख लेते हैं। हमने इकोटोन और इकोक्लाइन के डिफरेंसेस पढ़ लिए। इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ना शुरू किया था। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हम पढ़ चुके हैं और अभी हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम जो है वो पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो है नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है इकोलॉजिकल पैरामीटर। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, जिसमें हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। बायोटिक इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग, यानी कि जिसको न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी कहा जाता है, उसके बारे में भी हमने इस लेक्चर में पढ़ना है। गैसियस और सेडिमेंट्री, परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बारे में हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। हमारा पीछे वाले लेक्चर में से कंटिन्यूटी थर्ड पॉइंट था ये, इकोलॉजिकल पैरामीटर। सभी ने पैरामीटर तो देखा होगा। तो ये जो है इकोलॉजिकल पैरामीटर में सबसे पहले ये जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल का। तो इसके बारे में हम देखेंगे। 3 तरह के ट्रॉपिक लेवल होते हैं। पैरामीटर ऑफ नंबर होता है, पैरामीटर ऑफ बायोमास होता है और पैरामीटर ऑफ एनर्जी होता है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। रेफर टू diagrammatic representation of different tropic level। इससे पहले आपने अपराइट वाले के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको बता दूँ, 2 तरह की जो पैरामीटर हमें देखने को मिलते हैं। तो एक पैरामीटर ये वाला आ गया, ठीक है, और दूसरा पैरामीटर जो है ये वाला आ गया, ठीक है। दो तरह के हमें पैरामीटर देखने को मिलते हैं। ये जो पहले वाला है ये होता है अपराइट। और सेकंड वाला जो है ये इन्वर्टेड, जैसा हमें दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट चीज़ है? तो टॉप कंज्यूमर इन्वर्टेड के टॉप कंज्यूमर यहाँ पे होते हैं और अपराइट के यहाँ पे होते हैं। और प्राइमरी प्रोड्यूसर जो हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ पे होते हैं, इसके यहाँ पे होते हैं। ये जो है इन्वर्टेड और अपराइट, ये जो है इसको हम फ्रॉम बेस टू टॉप जो है इसमें हम चेंजेस देखते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करें टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो सबसे पहला पिरामिड ऑफ नंबर्स। सेकंड वाला जो है पिरामिड ऑफ बायोमास। और थर्ड वन जो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन 3 टाइप के पिरामिड्स के बारे में हम देखेंगे। इनमें हम अपराइट वाले भी देखेंगे और दूसरे भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में। तो आपको बताता चलूं, ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये बताता है हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं। लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ये जो है टोटल काउंट की बात करता है। और इसमें हम जो है दो तरह के पिरामिड देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक अपराइट होता है और एक इन्वर्टेड होता है। तो इसको यहीं से कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लें। जो अपराइट वाला होता है इसमें हमें जो ट्रॉपिक लेवल है 1 वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसमें जो ये है ट्रॉपिक लेवल हमें 1 यहाँ देखने को मिलता है। मतलब ये काफ़ी छोटा होता है और ऊपर जाते जाते ये बड़ा होता जाता है। मतलब एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी का लेवल या नंबर्स का लेवल बढ़ता जाता है। इसी तरह हम यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 नंबर दे देते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, थोड़ा इसको साइज में छोटा करके इसके बारे में यहाँ पे कुछ हम डिफाइन करेंगे। तो जो पहले वाला है अपराइट वाला है ये शो करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल। मतलब कि कैसे कैसे जो बढ़ते हुए ट्रॉपिक लेवल के चलते जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो घटते जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स decreasing with increasing ट्रॉपिक लेवल। इसी तरह इसकी एग्जांपल हमें जो है
जो है वो हमें देखने को मिलती है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। और जो इन्वर्टेड वाला है इसमें जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजिंग with the increasing trophic level। trophic level इसकी एग्जांपल हम जो देखते हैं वो है ट्री इकोसिस्टम। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ये भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है सारे ऑर्गेनिजम्स की, हर एक जो है अलग ट्रॉपिक लेवल पे, जिसको हम स्टैंडिंग क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। जैसा पहले आपको इसके बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, हमें इस फिगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे हम इसके बारे में लिख लेते हैं। ये जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑल द ऑर्गेनिजम्स at each trophic level। इसको हम जो है स्टैंडिंग क्रॉप भी कहते थे पर यूनिट एरिया के हिसाब से जब हम इसको देखते थे। अब हम देखेंगे, अब ना हम इसको थोड़ा फिगर को और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अब हम इनमें कुछ जो है नाम फिल आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में बताऊंगा, और यहाँ पे जो है इन्वर्टेड वाले में हम एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है। यहाँ पे हमें ऑटोट्रॉप देखने को मिलते हैं। यानी कि प्लांट्स जो कि सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, और इनको कंज्यूम करने वाले हर्बीवोर यानी कि जैसे डियर, रैबिट एटसेट्रा। ठीक है, इनको कंज्यूम करने वाले फॉक्स, जैकल एटसेट्रा, इनको कंज्यूम करने वाले
तो हम यहाँ पे देखते हैं लाइन एटसेट्रा, ठीक है। और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम एक्वेटिक वाली साइड आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है प्लांक्टन्स, यहाँ पे जू प्लांटिंग, यहाँ पे इसके बाद हमें स्मॉल फिशेस देखने को मिलती हैं। फाइटोप्लांटिंग्स को जू प्लांटिंग्स कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उनको स्मॉल फिशेस खाती हैं और फिर हमें टॉप लेवल पे दिखती हैं लार्ज फिश, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास का। अब हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पिरामिड जो कि है थर्ड वन, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये हमेशा अपराइट होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखेंगे। पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में साथ में आप एक चीज़ याद रखोगे जो कि है 10% रूल। इसके बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे कि किसने दिया था और ये क्या है, क्या कहता है। बस अभी आप इसको सिर्फ माइंड में रखोगे। तो ये जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम one tropic level to next ट्रॉपिक लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी का शिफ्ट होना या जाना, उसको हम पिरामिड ऑफ एनर्जी में देखते हैं। ये जो है हमेशा अपराइट होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इट इज़ ऑलवेज, इसको हाईलाइट करके लिख लेते हैं, इट इज़ ऑलवेज अपराइट। और ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकती। ऑलवेज अपराइट लिखा है तो इसका यही मतलब है कि नेवर, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करते हैं हम कुछ टर्म्स में, उसके बारे में भी देखते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेट सच एज KCAL यूनिट या एरिया, या कह सकते हैं टाइम, ओरेकल, या यूनिट एरिया, या फिर यूनिट टाइम। ये सब इसकी मेज़रमेंट करने की यूनिट्स हैं, ठीक है। अब जो है हम इसका पिरामिड देखेंगे वो कैसा होता है। तो इसके पिरामिड के लिए हमें चाहिए स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया पहला स्टेप, यानी कि स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल। अब इसकी हमने मल्टीपल कॉपीज़ करनी है और इनको एक दूसरे के साथ फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम इनका साइज जो है इसको थोड़ा घटाएंगे,
और फिर हम देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, अब हमें पता है कि जैसे सूरज से किसी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर्स को 1,00,000 जूल ऑफ एनर्जी जो है, जूल ऑफ सनलाइट जो है मिले। सूरज ने 1,00,000 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज किया, तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसके पास जो है वो सिर्फ 10,000 जो है जूल से रिसीव करता है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में 1000 जूल रिसीव होते हैं, उसके बाद 100 जूल, ये ना ऐसे यूनिट होती है एनर्जी की, जूल। और जो टॉप लेवल पे होते हैं यानी कि टर्शियरी, वो सिर्फ 10 जूल एनर्जी जो है कंज्यूम करते हैं, ये उन तक पहुँचते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर, ये आगे हमारे सेकेंडरी, ये वाले आगे प्राइमरी। अब 2 बार देख के प्राइमरी को कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रोड्यूसर से और ये कंज्यूमर यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसको यूज करके प्लांट्स खाना बनाते हैं। जब प्लांट्स को चीज़ कंज्यूम करती है तो उनको सिर्फ उसकी 10% एनर्जी जो है वो मिलती है, उसके बाद जो उसको कंज्यूम करता है उसकी 10% जो एनर्जी मिलती है। इसी तरह जो 10-10% करके ये क्रम इसका चलता है, इसको 10% रूल जो है वो कहा जाता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी में देखेंगे। ये जो डायग्राम है ये पिरामिड ऑफ एनर्जी की है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो यहाँ पे बना दी। अब जो है हम कुछ की कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। सबसे पहले इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है, तो ये रेशो होती है बिटवीन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक्वायर करता है फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया एनर्जी वाला, एफिशिएंसी जो है एनर्जी की फॉर्म में किस तरह ट्रांसफ़र होती है लोअर ट्रॉपिक लेवल से अपर ट्रॉपिक लेवल में, यानी कि नेक्स्ट में, तो इसको हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे। इट इज़ द रेशो, इट यानी कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज़ द रेशो बिटवीन, BW लिख रहा हूँ शॉर्ट में, amount of energy acquired from the lower tropic level and the amount of energy transferred from transferred to upper tropic level।
अब इसमें हम जो है 10% रूल को देखेंगे। जो कि प्रपोज किया था, proposed by Lindemann in 1942. On average 10% रूल क्या कहता है? तो ये कहता है ऑन एवरेज ओनली अबाउट 10% of energy stored as biomass in a tropic level is passed from one level to the next. This is known as the 10% रूल। ठीक है, इसको जो है 10% रूल के नाम से जाना जाता है। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी मैंने आपको बता दी, इसमें सेम वही प्रोसेस है ये वाला। आप इस डायग्राम को इसके लिए कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इन एडिशन इसके साथ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ से जब सनलाइट इनको मिल रही है तो ये भी 10% मिल रहा है। उसके बाद ये वाला ट्रॉपिक लेवल भी, उसके बाद ये वाले पे भी, उसके बाद ये वाले पे भी। हर एक लेवल पे सिर्फ 10% ऑफ जो बायोमास है या एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रहा है टू द नेक्स्ट वन। तो यही है लिंडमैन का 10% रूल। ठीक है, अब हम देखते हैं बायोटिक इंटरेक्शंस के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये और काफ़ी ट्रिकी भी। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। बायोटिक इंटरेक्शन, बायोटिक इंटरेक्शन क्या होती है? ये रेफर करता है इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इकोसिस्टम का। तो ये दोनों बातें नोट कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट species in an ecosystem. It is an important function of ecosystem. तो इसके लिए हमें एक चार्ट से जो है इसको कंपेयर करते हुए चलना पड़ेगा। स्पीशीज़ ए लिख देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीशीज़ बी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो हमें म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल का मतलब भी होता है कि कॉमन।
तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी, इन दोनों का जो है बेनिफिट हो रहा होता है। इससे पहले मैं आपको इनकी ना एब्रिविएशन करवा लेता हूँ। प्लस का मतलब है बेनिफिट, माइनस का मतलब है हार्म, ज़ीरो का मतलब है नो इम्पैक्ट। ये वाला बॉक्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, जो ए स्पीशीज़ होती है और जो बी स्पीशीज़ होती है, उन दोनों का आपस में भला ही हो रहा होता है हर एंगल से देखा जाए तो। ठीक है, उन दोनों का जो है फ़ायदा हो रहा होता है। जैसे इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले म्यूचुअलिज्म क्या होता है। तो म्यूचुअलिज्म होता है व्हेन बायोटिक इंटरेक्शन is beneficial for both species। एग्जाम्पल इसकी हम देखते हैं। फ्लावर एंड बीज। अब इसमें बीज का क्या भला हो रहा है भाई, बी के लिए क्या बेनिफिट है, बी को फ्लावर से नेक्टर मिल रहा है, वो उसको यूज़ कर रही है फॉर हनी बनाने के लिए, या जो भी है अपने यूज़ कर रही है, अपने पर्सनल यूज़ कर रही है। और फ्लावर का क्या बेनिफिट हो रहा है, पॉलिनेशन हो जा रही है। ठीक है, इसी तरह लाइकन्स, फंजाई एंड एल्गे। हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, म्यूचुअलिज्म के बाद आता है कंपटीशन। ठीक है, गला कार्ड कंपटीशन है अब यहाँ पे। यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। कंपटीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, मारपिटाई देखने को मिलेगी। तो इसमें स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी दोनों का जो है नुकसान होता है। इसमें हम लिखते हैं व्हेन बोथ द स्पीशीज़ आर हार्म्ड। दोनों का नुकसान होना तय है। इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि मंकी अंकल competing with other species for food। अगर बंदर किसी और स्पीशीज़ के साथ खाने के लिए लड़ रहा है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के लिए हानिकारक है। थर्ड हमें देखने को मिलता है न्यूट्रलिज्म। इसमें क्या होता है, नो इम्पैक्ट, ज़ीरो इम्पैक्ट। अभी मैंने ऊपर स्पीशीज़ ए और बी लिखा है ना, तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ ज़ीरो लिखूँगा। ठीक है,
बाहर से बॉक्स में भी डाल देता हूँ 0, ठीक है। कोई इम्पैक्ट नहीं, ठीक है। व्हेन interaction causes, when interaction is neither harmful nor beneficial for both the species। इसकी हमें एग्जांपल जो है देखने को मिलती है, जैसे कैक्टस एंड स्नेक, कैक्टस एंड स्नेक क्या ही हार्म हो रहा है, न्यूट्रलिज्म है, दोनों अपने काम से मतलब रख रहे हैं। और कैक्टस एंड ट्रेंटोला, ठीक है। अब हमें 4th नंबर पे देखने को मिलता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म आया यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ठीक है। तो कमेंसलिज्म में हमें देखने को मिलता है एक स्पीशीज़ को बेनिफिट हो रहा होता है और एक स्पीशीज़ को ना कोई बेनिफिट और ना कोई हार्म, ठीक है। सॉरी, कमेंसलिज्म का मतलब गड़बड़ नहीं होता, एमेंसलिज्म का गड़बड़ होता है। कमेंसलिज्म बोलते हैं वेयर वन स्पीशी is benefited and other is not impacted। इसकी एग्जांपल तो आप सभी को आती होगी, बट अगर ये लाइव क्लास होती तो काफ़ी मज़ा आता। तो इसकी एग्जांपल नोट करवाता हूँ मैं आपको। बर्ड नेस्टिंग ऑन ट्री, ठीक है। बर्ड्स नेस्टिंग ऑन ट्रीज कर सकते हैं हम। देखो, बर्ड जो है उसका भला हो जा रहा है, उसका फ़ायदा हो जा रहा है, और ट्री को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। 5th नंबर पे देखते हैं हम एमेंसलिज्म, ठीक है। एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज़ को हार्म होता है और एक को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। एमेंसलिज्म में हम लिखते हैं व्हेन वन स्पीशीज इज हार्म्ड बट no impact on other species। जैसे यहाँ पे इसका साइन बनाना तो मैं भूल ही गया, ठीक है।
एग्जाम्पल इसकी लेते हैं हम। एग्जाम्पल है इसकी ब्लैक वॉलनट, ब्लैक walnut tree and its surrounding plants। अब ब्लैक वॉलनट ट्री का क्या है कि ये एक हार्मफुल केमिकल जो है उसको रिलीज करता है, टॉक्सिक केमिकल को, ठीक है। It releases toxic chemical। केमिकल, ठीक है। इसके केमिकल रिलीज करने से क्या होता है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो सराउंडिंग प्लांट्स होती है, सराउंडिंग प्लांट्स, उनका राम नाम सत्य हो जाता है, ठीक है। अभी लास्ट वन और सिक्स्थ जो है ये हमें देखने को मिलता है प्रीडेशन। प्रीडेशन, ठीक है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, हो सकता है स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो। अभी ना मैं वो स्पीशीज़ वाला चार्ट नहीं लाऊंगा पीछे से, बस यहाँ पे खाली इनको मार्क करूँगा। इसमें एक का बेनिफिट होता है और एक का नुकसान हो जाता है, एक को नुकसान पहुँचता है। when one species is benefited and other species is harmed। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसकी हम। लाइकन्स, सॉरी, leech and human, comma, frog and insect। काफ़ी सारी एग्जांपल्स बनती हैं, ठीक है। जैसे आपने फ्रॉग और इंसेक्ट को देखा होगा, फ्रॉग बैठ बैठ के उनको खा रही होती है, एक का तो काम हो जाता है, एक का बेनिफिट हो जा रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायो जियो केमिकल साइक्लिंग। तो सबसे पहले हम बायो जियो केमिकल का ब्रेक डाउन करते हैं वर्ड का। सबसे पहले बायो, फिर जियो, फिर केमिकल, ठीक है। और साइक्लिंग भी लिख लेते हैं। तो बायो का मतलब हो गया लाइफ या लिविंग वन, जियो का मतलब हो गया एटमॉस्फेयर यानी कि अर्थ, और केमिकल का मतलब हो गया न्यूट्रिएंट्स। साइक्लिंग का मतलब हो गया सर्कुलर फैशन यानी कि मूवमेंट, ठीक है। इसको हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं आल्सो नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिल। इसको ना मैं साइकिल, इसको डिफाइन किया जाता है एज द मूवमेंट ऑफ एसेंशियल कंपाउंड एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। किन्हीं भी इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के दरमियान ये जब इनकी मूवमेंट होती है इन मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, तो इसको
न्यूट्रिएंट साइकिल कहा जाता है। तो उसको डिफाइन करते हैं, इट कैन बी डिफाइंड as the movement of essential compounds and minerals, mineral nutrients between biotic and abiotic components of ecosystem। ठीक है, अभी हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये हमें दो तरह के बायोजियोकेमिकल साइकिल देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले मिलते हैं जो गैसेस होते हैं, गैसियस साइकिल, और दूसरे जो होते हैं वो सेडिमेंट्री होते हैं। ठीक है, गैसियस साइकिल जो होते हैं इनका जो मेन रिजर्वायर होता है वो एटमॉस्फेयर होता है या हाइड्रोस्फेयर होता है। ठीक है, मेन रिजर्वायर का स्पेलिंग चेक कर लेना, इज एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। इसकी एग्जांपल हमें देखने को मिलती है जैसे कि वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन, सभी गैस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब सेडिमेंट वाली क्या होता है, सेडिमेंट्री साइकिल जो है इसका जो मेन रिजर्वायर होता है, मेन रिजर्वायर का मतलब ये हो गया कि ये कहाँ पे होते हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। रिजर्वायर जो है वो अर्थ का क्रस्ट होता है, अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमने दो तरह के साइकिल देख लिए। अब हम देखते हैं कुछ और साइकिल्स के बारे में, जैसे कि परफेक्ट साइकिल। परफेक्ट साइकिल कौन सा होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं, मिनरल्स, वो रिसाइकिल हो जाते हैं जल्दी से जल्दी और यूटिलाइज भी हो जाते हैं। तो जो परफेक्ट साइकिल हैं वो ज़्यादातर गैसियस साइकिल ही होते हैं। ठीक है, इम्परफेक्ट साइकिल कौन से होते हैं, ये वो वाले साइकिल होते हैं जिनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉक रहते हैं सेडिमेंट्स में और वो जो है इमीडिएट यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि फास्फोरस साइकिल हमने देखा। तो परफेक्ट साइकिल का सबसे पहले डेफिनेशन नोट करेंगे। न्यूट्रिएंट्स साइकिल in which minerals, nutrients are recycled as fast as they are
यूटिलाइज्ड। और मैंने आपको बताया मोस्ट गैसियस साइकिल्स आर परफेक्ट साइकिल। ज़्यादातर जो गैसियस साइकिल होते हैं वो परफेक्ट साइकिल होते हैं। नेक्स्ट जो है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट साइकिल तो जैसा भी आपको बताया था, न्यूट्रिएंट cycle in which some nutrients get locked in sediments। अब सेडिमेंट्स क्या होते हैं अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए भी ज्योग्राफी के लेक्चर्स जो हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं। सेडिमेंट, मेटामॉर्फ सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इसकी एग्जांपल साइकिल, ठीक है। और अब आज हम देखेंगे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, देयर इज कांस्टेंट and continuous circulation of water from the earth's surface to the atmosphere। अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाता है और बैक टू पवेलियन, बैक टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। इसको हम जो है also known as हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये जो वाटर साइकिल है ये अब हम न्यूट्रिएंट साइकिल्स का सबसे पहला एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम सिर्फ वाटर साइकिल तक ही रखेंगे, बट वाटर साइकिल की जो डायग्राम है वो हम अभी ड्रा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सन, ठीक है। सरफेस वाटर, सन क्या देगा हमें, हीट लेड टू इवेपोरेशन, छोटे ड्रॉप्स लेट हवा में जाएंगे, कंडेंस करेंगे यानी ठंडे होंगे, कंडेंसेशन और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बिगिंस एट दिस लेवल सबके निकलेंगे पर इन बादलों के लेवल नहीं निकल पाते किसी तरह से। तो
ये ना हमने ओशन बना दिया वाटर का और ये लैंड वाला है, ठीक है। ब्लैक वाला लैंड का पार्ट आ गया, ठीक। बारिश ओशन पे भी हो सकती है, करवाएंगे वहाँ पे भी। तो अब वापस जो पानी इकट्ठा हो गया था वो टूवर्ड्स ग्राउंड जो है चल पड़ा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेनफॉल। कंडेंसेशन के बाद का प्रोसेस इसको हम बोलते हैं, रेनफॉल भी बोल सकते हैं, बट प्रेसिपिटेशन थोड़ी टेक्निकल टर्म लगती है। इवेपोरेशन के लिए छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाए मैंने। तो ये जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, इसके बारे में कल लिखेंगे हम। और भी काफ़ी सारी चीज़ें और कुछ न्यू टर्म्स जो कि जेके पीएससी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी, जेके एसएसबी के लिए इतनी नहीं है। तो यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और आज हमने काफ़ी ज़्यादा लिख दिया है, तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बारे में भी देखेंगे। व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। और ये जो वाटर साइकिल जो है इसको कंप्लीट करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे। नाइट्रोजन साइकिल के बाद जो है नाइट्रोजन साइकिल जो है ये काफ़ी लंबा जो है चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कार्बन साइकिल देखेंगे। इसके बाद सीक्वेंस में क्या आता है, इसके बाद हम देखेंगे फॉस्फोरस। अगर इतना भी कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत होगा कल के लिए। तो यही हम टॉपिक जो है कवर करने जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच। इन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है JKSSB विद रंदेश, इस पे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आपको ये इस लेक्चर सीरीज़ के PDF नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।